भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी में प्रोफेसर गोविंद प्रसाद शर्मा का आप सभी विद्यार्थियों को स्नेह भरा नमस्कार। कक्षा B.Ed सेमेस्टर 3 में आप सभी का स्वागत है। विषय है नागरिक शास्त्र शिक्षण। आज का अपना टॉपिक है एक कुशल नागरिक शास्त्र शिक्षक के गुण और योग्यताएं। कल हमने नागरिक शास्त्र शिक्षण के बारे में अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र पर प्रकाश डाला था। आज हम एक नागरिक शास्त्र के शिक्षक के गुण और योग्यताओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि भाई एक शिक्षक की क्या गुण होने चाहिए, क्या योग्यता होना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति या हर टीचर हर विषय में या हर क्षेत्र में कुशल नहीं हो सकता। उसके लिए कुछ अपनी क्वालिफिकेशन होती है, अपनी ट्रेनिंग होती है, अपना प्रशिक्षण होता है। हर चीज़ का प्रशिक्षण एक विषय के हिसाब से होता है। तो आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। कुशल नागरिक शास्त्र शिक्षक के गुण और योग्यताएं निम्न प्रकार होनी चाहिए। नागरिक शास्त्र की शिक्षा एक जिम्मेदार और जागरूक समाज का आधार है। नागरिक शास्त्र का एक परिचय के रूप में हम देखते हैं अधिकार और कर्तव्य। नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्यों और समाज में उनकी भूमिका का व्यवस्थित अध्ययन। दूसरा है सामाजिक तैयारी। छात्रों को एक अच्छे सामाजिक और राजनीतिक जीवन के लिए तैयार करना। तीसरा आता है प्रभावी मार्गदर्शन। कुशल शिक्षक विषय के महत्व को प्रभावी ढंग से समझाकर जागरूक नागरिक तैयार करना। ज्ञान और विषय वस्तु में महारत। गहरी समझ, संवैधानिक ज्ञान। गहरी समझ के अंतर्गत आता है नागरिक शास्त्र के सिद्धांतों, इतिहास और वर्तमान घटनाओं को व्यापक ज्ञान आवश्यक है। संवैधानिक ज्ञान के अंतर्गत संवैधानिक प्रावधानों, नागरिक अधिकारों और जिम्मेदारियों की पूर्ण समझ होनी चाहिए। जैसे उदाहरण हम मान सकते हैं, परीक्षा के लिए शिक्षकों को नवीनतम शैक्षिक योग्यता और परीक्षा पैटर्न की विस्तृत जानकारी होना आवश्यक है। यदि उनके अंदर ये योग्यता नहीं होगी तो वो परीक्षा पैटर्न की विस्तृत जानकारी कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए परीक्षा पैटर्न की विस्तृत जानकारी के लिए ये आवश्यक है। प्रभावी संचार कौशल। अगर हमारी संचार व्यवस्था में दक्षता नहीं होगी, कुशल नहीं होंगे उसमें, तो हम एक कुशल शिक्षक के रूप में कार्य नहीं कर सकते या उस विषय को हम मौजूद नहीं कर सकते, अर्थात उस विषय पर हमारा अनुशासन नहीं हो सकता। विषय का अनुशासन जरूरी होता है। हर टीचर के लिए एक अपने विषय पर अनुशासित होना चाहिए। अगर अनुशासित नहीं है, हम पढ़ा रहे हैं गणित और बात कर रहे हैं, मान लीजिए हम सामाजिक ज्ञान की या सामाजिक ज्ञान पढ़ा रहे हैं और गणित की बात कर रहे हैं, तो इसके मतलब हम उस पर अनुशासित नहीं है, हम अपने विषय से भटक रहे हैं। तो अपने विषय में कुशलता रखने के लिए एक प्रशिक्षण जरूरी है। प्रशिक्षित व्यक्ति ही अपनी योग्यता का बखान कर सकता है। पहला आता है सरलीकरण। जटिल अवधारणाओं को सरल सुलभ भाषा में समझाने की क्षमता। दूसरा है प्रेरणा। छात्रों को प्रेरित करने और उनकी जिज्ञासा जगाने की कला होनी चाहिए। स्पष्टता। RPSC स्कूल व्याख्याता जैसे पदों के लिए भी स्पष्ट संचार महत्वपूर्ण है। निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता। इसके अंतर्गत समान व्यवहार आता है, सम्मान आता है। समान व्यवहार के अंतर्गत सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, बिना किसी पूर्वाग्रह के अध्ययन कराना चाहिए। अगर हमारे अंदर इस प्रकार की भावनाएं नहीं है तो हम विषय को स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, अर्थात हमारा व्यवहार भी स्पष्ट नहीं कहलाएगा। ये व्यवहार क्या, दुर्व्यवहार कहलाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि व्यवहार के अंतर्गत सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। इसी को हम समुचित शिक्षा या समान शिक्षा बोलते हैं, बिना किसी पूर्वाग्रह के। यानी हमें किसी भी छात्र के प्रति किसी प्रकार का
भ्रम नहीं रखना चाहिए और न ही उसके प्रति आचरण संबंधी, चरित्र संबंधी कोई इस प्रकार की बातें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। एक अध्यापक के लिए सभी छात्र समान होते हैं, और चाहे वो दिव्यांग हो, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हो, या किसी भी जिले का हो, क्षेत्र विशेष का हो, हमारे लिए राष्ट्र एक है। सब राष्ट्र के सभी विद्यार्थी हमारे लिए समान है। वो सभी राष्ट्र के निर्माता बनते हैं आगे चल के। यही एक कुशल अध्यापक का दायित्व होता है, क्योंकि अगर पहला काम नागरिक शास्त्र का यही है कि वो एक कुशल नागरिक तैयार करे। अब कुशल नागरिक तो तभी तैयार होंगे जब पहले अध्यापक कुशल होगा। अध्यापक ही कुशल नहीं है तो वो कुशल नागरिक कैसे तैयार करेगा। तो छात्र हमारे राष्ट्र के भावी कुशल नागरिक बनते हैं। वही आगे चलकर कोई नेता बनता है, कोई वकील बनता है, कोई जज बनता है। तो इस प्रकार से हमें बिना किसी पूर्वाग्रह के छात्रों को शिक्षण कार्य कराना चाहिए। दूसरा है सम्मान। सभी का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हो, गरीब हो, अमीर हो, नेता का बालक हो, सभी के साथ सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक विचारों का सम्मान भी हमें करना चाहिए। तीसरा है आदर्श गुण। आदर्श लोक सेवक के गुणों में निष्पक्षता एक प्रमुख तत्व है। यानी कुशल शिक्षक वही कहलाएगा जिसमें एक आदर्श लोक सेवक के गुण हों, वो अपने आप में एक आदर्श कार्य करता हो। अगर आदर्श कार्य नहीं कर रहा है, उसकी जो सोच है वो इस प्रकार से नहीं है, तो उसके अंदर ये गुण उपलब्ध नहीं हो सकते, न ही वो एक अच्छा शिक्षक हो सकता है। तो निष्पक्षता के रूप में एक प्रमुख तत्व इसको माना जाता है कि वो एक आदर्श लोक सेवक होना चाहिए। सहानुभूति और धैर्य। एक अध्यापक जो सिविक्स पढ़ाता है या नागरिक शास्त्र का अध्यापक है या प्रवक्ता है या व्याख्याता है, जो भी है, वो टीचर ही कहलाएगा। टीचिंग का कार्य करता है, टीचर ही कहलाएगा, चाहे प्रोफेसर ही क्यों ना हो। तो वो उसके अंतर्गत सहानुभूति और धैर्य यानी पेशेंस जरूरी है। समझ, छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और सीखने की शैलियों को समझाना। समाधान, समाधान से मतलब है बच्चे की कोई भी समस्या है, कोई भी जिज्ञासा है, उसको शांत करना चाहिए। उसके सिविक्स से संबंधित, राजनीतिक से संबंधित, क्षेत्र से संबंधित, जिले से संबंधित, गांव, ढाणी, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, किसी भी क्षेत्र का हो, उसकी कोई भी समस्या है, धैर्यपूर्वक उसकी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। धैर्यपूर्वक उनकी शंकाओं का समाधान करना और उन्हें प्रोत्साहित करना ही एक कुशल शिक्षक का कर्तव्य है, तभी वो एक आदर्श अध्यापक कहलाएगा। तीसरा है संवेदनशीलता। एक कुशल अध्यापक या प्रवक्ता में संवेदनशीलता का गुण होना बहुत जरूरी है। एक शिक्षक को छात्रों की भावनाओं को समझना और उनके प्रति सहानुभूति रखना चाहिए। अगर छात्रों के प्रति सहानुभूति नहीं है, यानी हमारा स्वभाव भी, जिसे नेचर कहते हैं, वो भी कोमल होना चाहिए। बच्चों को ऐसे लगे जैसे एक मरीज के पास डॉक्टर खड़ा हो, और डॉक्टर की जो वाणी होती है, भाषा होती है, बातचीत करने की जो शैली होती है, तो मरीज वैसे ही आधा ठीक हो जाता है। उसी प्रकार से एक अध्यापक को छात्रों के प्रति, अपने विषय के प्रति अपना जो स्वभाव है, अपना नेचर जो है, वो सॉफ्ट होना चाहिए। नेतृत्व और प्रेरणा। नेतृत्व से मतलब है यहाँ एक तरह से लीडरशिप, यानी उसकी लीडरशिप इस प्रकार की हो कि वो सभी को साथ लेके चल रहा हो, सभी छात्रों के। सभी को जब तक साथ लेकर नहीं चलेगा तो वो शिक्षण आदर्श शिक्षण नहीं कहलाएगा, उसका अधिगम भी नहीं हो सकता। यानी केवल शिक्षण से कार्य नहीं आएगा, अधिगम को ही हम शिक्षण कहेंगे इसमें, क्योंकि जब तक बच्चा सीख नहीं पा रहा है या उसको ग्रहण नहीं कर पा रहा है, तो वो एक अच्छा कुशल शिक्षक नहीं है सिविक्स का। सिविक्स का कुशल शिक्षक वही है जब बच्चे का अपने आप में उस विषय के प्रति अधिगम हो रहा हो, सीख रहा हो, गुणों का विकास हो रहा हो। अगला आता है सामाजिक भागीदारी। यानी आप
छात्रों से ये उम्मीद करते हो कि उनकी सामाजिक भागीदारी हो, तो पहले स्वयं शिक्षक में तो ये गुण हो कि वो समाज से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है नहीं, उसको समाज के बारे में खुद को ज्ञान है नहीं, समाज हमारा किस ओर जा रहा है उसको इस चीज़ का ज्ञान है नहीं। यदि उसे खुद को ही समाज का ज्ञान नहीं है तो वो बच्चों को सामाजिक भागीदारी से कैसे जोड़ेगा। तो इसलिए एक सामाजिक भागीदारी भी अहम इसकी भूमिका होती है। समाज में सक्रिय और जिम्मेदार भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना एक शिक्षक का दायित्व है, और इसी दायित्व को हम उसका गुण कहेंगे। अगला है नैतिक विकास। नैतिकता से यह तात्पर्य है कि एक शिक्षक में कौन सा कार्य उचित है करना, कौन सा अनुचित है। यानी एक छोटे बच्चे पर मान लीजिए हम उससे ज़्यादा वजन रख दें, जिससे आपने से गणित में पढ़ा होगा उचित और अनुचित भिन्न। अगर हम छोटे बच्चे पर ज़्यादा वजन रख देंगे तो हम कहेंगे अनुचित है, अर्थात अनैतिक है। तो इसी प्रकार से एक शिक्षक को नैतिक विकास करने के लिए पहले स्वयं को नैतिक होना चाहिए, अपने आप में जिम्मेदारियां निभावे, समाज के प्रति, बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति अगर उसकी ऐसी भावना है तो निश्चित रूप से वो छात्रों में भी इस प्रकार का नैतिक विकास कर पाएगा। तो एक सिविक्स के टीचर के लिए आवश्यक है कि उसके अंदर नैतिक विकास का गुण होना चाहिए, क्योंकि नागरिक शास्त्र का अध्ययन व्यक्ति को एक सुसभ्य नागरिक के रूप में विकसित करता है। निष्कर्ष, एक आदर्श नागरिक शास्त्र शिक्षक का निष्कर्ष रूप में हम ये देखेंगे कि उसके अंतर्गत ज्ञान, संचार, नेतृत्व, सहानुभूति, निष्पक्षता, ये सारे गुण होने चाहिए। यदि उसके सबसे पहला है उसके पास ज्ञान ही नहीं है, अपने विषय के बारे में ज्ञान ही नहीं है, वो अपने विषय में कुशल ही नहीं है, वो अपने विषय में उसको पकड़ नहीं है, अपने विषय का उससे अनुशासन ही नहीं है। अनुशासन से मतलब यह सावधान विश्राम कराने से नहीं है, यहाँ अपने विषय से संबंध है, अपने विषय पे उसको कितनी पकड़ है, तो उसको बोध होना चाहिए। तो सबसे पहले ये आता है कि उसे अपने विषय में गहनता से ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है उसके पास में संचार के साधन भी है नहीं। अगर संचार के साधन ही नहीं है तो वो अपने ज्ञान का प्रसार कैसे करेगा। नेतृत्व क्षमता उसके पास नहीं है, लीडरशिप उसके पास नहीं है, वो बच्चों को संभाल ही नहीं पा रहा है, कक्षा को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। कक्ष में क्या स्थिति होनी चाहिए, जो आपकी सिविक्स का कक्षा कक्ष है उसके पास उसके से संबंधित TLM वगैरह भी हैं नहीं समझाने के लिए, बच्चों को ठीक से गाइड कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, उनका अधिगम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये नेतृत्व क्षमता के अंतर्गत आते हैं। निष्पक्षता यानी सभी छात्रों में एक समानता का व्यवहार हो, निष्पक्ष हो। अगला आता है सहानुभूति। यह सहानुभूति से मतलब है जितने भी विद्यार्थी हैं उनके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए कि भाई सभी का अधिगम हो रहा है नहीं। तो सहानुभूति सबसे बड़ा गुण है जो छात्रों को न केवल विषय सिखाता है बल्कि उन्हें जिम्मेदार और जागरूक नागरिक भी बनाता है। और जब छात्रों को जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाएगा तो अपने आप देश मजबूत बनेगा, हमारा लोकतंत्र भी मजबूत बनेगा, प्रजातंत्र हमारा बहुत शक्तिशाली होगा। और जिस देश का लोकतंत्र मजबूत होता है, सुदृढ़ होता है, तो सुदृढ़ नागरिक उस राष्ट्र को भविष्य में एक विकसित राष्ट्र के रूप में निर्माण करते हैं। इसीलिए आज भारत हमारा विकासशील राष्ट्र है। तो राष्ट्र को विकसित करने के लिए ये एक शिक्षक में गुण होने चाहिए। जब शिक्षक अपने आप में ये गुणों से भरपूर होगा तो छात्र भी अपने आप जागरूक होगा और हमारे देश में कुशल नागरिक और सुदृढ़ नागरिक तैयार होंगे। और ये कुशल और सुदृढ़ नागरिक ही हमारे देश का भविष्य होंगे और हमारा देश मजबूत बनेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज भारत राष्ट्र एक अपने आप में विकासशील राष्ट्र है। और ये विकासशील क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ आज से पहले देश स्वतंत्र होने तक संचार के साधनों की कमी थी। आज नई नई तकनीकी आ गई हैं, संचार के साधन आ गए हैं। इससे जागरूकता अब बहुत दिन दूर नहीं है कि भारत एक दिन अपना विकसित राष्ट्र कहलाएगा।